everyone, welcome to Maluka IAS. In this particular video series, we would be taking the previous year MCQs related to economics. It's just a demo how we teach in Maluka IAS. So practicing MCQ is the most important thing और अभी हम ये वाला वीडियो सीरीज में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा रहे हैं. So 2019 में एक क्वेश्चन आया था. The Reserve Bank of India's recent directives relating to storage of payment system data, that is popularly known as data dictate, command the payment system providers that first, they shall ensure that entire data relating to payment system operated by them are stored in a system only in India. देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्टिव आया है and it is related to the storage of payment system data. That means this data is important and this data should be within the boundary of our country. If it is within the boundary of our country, that means this data would be safe. And ये किस तरह का डेटा है? पेमेंट सिस्टम, that means बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस. If it is bank related transactions, it means this is sensitive data. If it is sensitive data, then RBI want that this entire data should be operated by them and stored in a system within the boundary of our country. इस लॉजिक के साथ we can say first statement is right. In 2019 में this issue was in news. अब अगर RBI से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट न्यूज़ में आ जाती है तो वो खुद से इम्पोर्टेंट हो जाती है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट उस लिहाज से राइट. Next statement, they shall ensure that the system are owned and operated by our public sector enterprises. Now tell me, what first statement is saying? Operated by them. It should be under the ownership, under the operation of RBI because it's sensitive data. So 2 हो जाता है wrong. Next, अभी देखिए 2 wrong हो जाता है तो स्टेटमेंट बी एंड डी गलत हो जाते हैं. हमारे पास बचता है 1 एंड 3. जब हमारे पास 1 एंड 3 बचता है एंड वी नो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, तो आंसर आ जाता है ए. सो दिस इज एलिमिनेशन टेक्निक. इसमें आपको क्या करना है? प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना है. नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. दे शैल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर. इस तरह का प्रोविजन स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा में नहीं था. जस्ट फर्स्ट स्टेटमेंट वाज देयर. सो हमारा आंसर हो जाता है 1 ओनली. ओके, चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. In the context of India, which of the following factors are contributor to reducing the risk of currency crisis? First, you need to understand what is currency crisis. Currency crisis in the sense, one side there is rupee, one side there is dollar. When the value of the rupee in comparison to dollar, it is less. When the value of the rupee in the comparison of dollar is less, this condition would be calling as currency crisis. Suppose rupees जो है $1 is equal to 75 rupees. अब कंडीशन कैसी होती है? अनफेवरेबल हो जाती है एंड $1 बिकम उसका जो वैल्यू है वो 90 रुपीज़ के इक्वल हो जाता है. इस
कंडीशन को, इस अनफेवरेबल कंडीशन को बोलेंगे करेंसी क्राइसिस, जब डॉलर की अमाउंट रुपी के टर्म में इंक्रीज होती जा रही है। अब मुझे बताइए, हु विल डिमांड द डॉलर, हु विल डिमांड द डॉलर? इंपोर्टर। वाई? बिकॉज दे हैव टू पे इन टर्म्स ऑफ डॉलर, उन्हें इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट बिल जो है उन्हें डॉलर की फॉर्म में पे करना है। नाउ टेल मी, हु विल सप्लाई द डॉलर? एक्सपोर्टर। They have exported to other countries, they have received payment in terms of dollar, और वो डॉलर वो लेकर आ रहे हैं विद इन इंडियन बाउंड्री। इतना हमें समझ में आया। अब जो डॉलर का अमाउंट होगा, प्राइस होगा, वैल्यू होगा, वो कैसे डिटरमाइन होगा? वो डिटरमाइन होगा डिमांड और सप्लाई के कंडीशन के बेसिस पर। डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ पर मार्केट फोर्सेस, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई लाए करेंगे, जहाँ ये मीट होंगे, वो प्राइस डिटरमाइन होगा डॉलर का। ठीक है, इतना हमें पता चल गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज IT सेक्टर। सेकेंड, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। थर्ड जो है रेमिटेंसीज फ्रॉम इंडियन एब्रोड। यस, अब ओह दिस इज आंसर। अब देखिए, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, इसका करेंसी क्राइसिस पर इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। फर्स्ट हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट को। ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे ही गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे हैं, गवर्नमेंट को क्या चाहिए अपने एक्सपेंडिचर को पे करने के लिए? मनी चाहिए। गवर्नमेंट क्या करती है इस मनी के लिए? गवर्नमेंट बोलती है RBI को कि आप मुझे पैसा दीजिए। RBI पैसा कहाँ से लाएगा? RBI मनी को प्रिंट करेगा। जैसे ही RBI मनी को प्रिंट करेगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, जो रुपी है उसका वैल्यू कम हो जाएगा। जैसे ही रुपी का वैल्यू कम हो जाएगा, डॉलर का वैल्यू बढ़ जाएगा। जैसे ही डॉलर का वैल्यू बढ़ा, इन्होंने बोला इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होना करेंसी रिस्क को रिड्यूस कर रहा है? नहीं, वो करेंसी रिस्क को इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही वो करेंसी रिस्क को इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हो जाता है गलत। अब मुझे बताइए, इंडियन एब्रोड रेमिटेंसीज आ रही हैं, दैट मीन्स हमें डॉलर मिल रहा है। हमें डॉलर मिल रहा है तो हमारे रुपये की वैल्यू क्या है? इंक्रीज हो रही है। इसीलिए आंसर हो जाता है 1 और 3। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट आते हैं हम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, it is the first regulatory body set up by the Government of India. Extreme statement। आपको पता होना चाहिए ये कब आई थी। ये आई थी 2006 में। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2006 तक गवर्नमेंट ने कोई भी रेगुलेटरी बॉडी ना बनाई हो? मुझे बताइए, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो कब आया था? 1988। उसके बाद फोर्स में कब आया? 1992। 2006 से पहले है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या, इन्होंने क्या पूछा है? करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाता है? फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग। तो सेकंड स्टेटमेंट, वन ऑफ द टास्क ऑफ द PNGRB इज टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गैस के लिए तो फैसिलिटेट करेगा ही। जनरल स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ PNGRB
गो बिफोर द अपेलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर कुछ हो जाता है तो जब ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं तो वहीं जाता है ना मुद्दा, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 2 and 3, इट इज 2 and 3 एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ऑप्शन देखिए, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। फर्स्ट, द इंसेंटिव गिवन बाय अ बैंक टू अ मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग द पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड पर्टेनिंग टू दैट बैंक। मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है ऐसा डिस्काउंट रेट जो कि मर्चेंट पे कर रहा है, और ये मर्चेंट किसको पे कर रहा है, टू बैंक। वाई? बिकॉज दैट बैंक इज प्रोवाइडिंग अ पेमेंट सिस्टम। दैट्स वाई दैट मर्चेंट इज पेइंग टू दिस बैंक or payment system a fees in the sense of merchant discount rate। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है, द इंसेंटिव गिवन बाय अ बैंक। मुझे बताइए क्या बैंक पे कर रहा है? ये नहीं, ये तो बैंक को मिल रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग। सेकंड, द अमाउंट पेड बैक बाय बैंक टू देयर कस्टमर। बैंक पे करेगा कस्टमर को, वाई? बैंक यहाँ पर सर्विस नहीं ले रहा है, यहाँ पर सर्विस कस्टमर उस डेबिट कार्ड या उस पेमेंट मेथड के थ्रू पे कर रहा है, और वो पे किसको कर रहा है, मर्चेंट को। बैंक को कौन पे करेगा, मर्चेंट। तो ये भी स्टेटमेंट हो जाता है गलत, बैंक नहीं पे कर रहा है, बैंक को तो मिल रहा है। नेक्स्ट, द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक। ऐसा चार्ज जो कि मर्चेंट के ऊपर लगाया गया है बाय अ बैंक। Why? For accepting payment from his customers through the bank debit card। बैंक ने एक पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करवाया है, किसे, कस्टमर को और मर्चेंट को। सो बैंक क्या है, पेमेंट फैसिलिटेट कर रहा है, और इस फैसिलिटेशन के बदले में बैंक जो है वो चार्ज ले रहा है। दैट चार्ज वुड बी कैटेगराइज अंडर मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो हमारा आंसर हो जाता है सी। सो देखिए, इसी तरीके से एसोसिएशन के थ्रू जो है आपको, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी भी रिलेटेड टॉपिक से 100% आपको पता होना चाहिए, बस जो पता है आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है with reference to digital payment, consider the following statement. It's saying Bhim app allow the user to transfer money to anyone with a UPI enabled bank account। Bhim app आप सभी यूज कर रहे हो, पता होगा। नेक्स्ट, with a chip pin debit card has 4 factor of authentication, Bhim app has 2 factor of authentication। नहीं, ऐसा नहीं है, भीम ऐप में 3 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है 1 ओनली। भीम ऐप जो है उसे लॉन्च किया गया था 2016 में। ये क्या कर रहा है, एक तरीके से पेमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है। सो भीम ऐप इट हैज़ 3 लेवल ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन। फर्स्ट क्या है, डिवाइस आईडी एंड देयर मोबाइल नंबर। सेकंड क्या है, बैंक अकाउंट। थर्ड क्या है, दैट पिन विच इज़ लॉग इन टू द ऐप। सो इसीलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो हो जाती है रॉन्ग, और हमारा जो आंसर आ जाता है दैट इज़ 1 ओनली। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस योर टाइम, थैंक यू।